नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सरकार 2 में सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज क्रांति की धरती मेरठ में सीएम ने दौरा किया, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरठ पुलिस लाइंस में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया, शहीद धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। साथ ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन भी किया। देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए, जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा, उस कालखंड में पैदल चले होंगे। में जिस रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण का सीएम ने निरीक्षण किया, वो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी। यानी अब मेरठ के लोग हाई स्पीड ट्रेन से दिल्ली का सफर कर सकेंगे। इससे पहले शनिवार को गुजरात के सांवली में पहले रैपिड रेल कोच की चाबी एनसीआरटीसी को सौंपी गई थी। हालांकि 2025 तक इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 2023 के अंत तक रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। आरएसएस के मुस्लिम विंग के 10 मुसलमानों ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद इन लोगों ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में आरएसएस मुस्लिम विंग के 10 पदाधिकारियों ने मथुरा में श्री कृष्ण स्थली में दर्शन पूजन किए। दर्शन करने वालों में मजाहिर खान, अरशद खान, आसिफ जरारी, रेहाना खातून, मरियम खां, निशा खां समेत आरएसएस मुस्लिम मंच के 10 पदाधिकारियों ने जन्मस्थली में दर्शन पूजन किया। पहली चीज जो धरोहर है, पुरानी धरोहर है, जिसको बिगाड़ के, मंदिरों को बिगाड़ के मस्जिद का रूप दिया गया। हम लोग देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं कि किस प्रकार अवशेष आज भी मस्जिद में मंदिर के अब मिले। जो बेस जा रहा है, जो बेस लाइन जा रही है, जो उसकी न्यू जा रही है, वो मंदिर की है। दर्शन करने के बाद आरएसएस मुस्लिम मंच के सभी पदाधिकारियों ने दावा किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ऐसी मस्जिद में इबादत भी कबूल नहीं होती। इन लोगों ने आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमानों के बीच विपक्ष दूरियां पैदा कर रहा है। माहौल तैयार नहीं किया जा रहा। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब कुछ आतंकवादी तत्व ऐसे हैं जिनको फंडिंग होती है। ये आप सब जानते हैं, आप जैसे अच्छा हम लोग नहीं जानते। उनको ये काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस प्रकार देश का माहौल बिगाड़ो। संगम नगरी प्रयागराज के मोहल्लों, गली, चौक चौराहों के नाम भी बदले जाने का प्रस्ताव नगर निगम के सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। जल्द ही संगम नगरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नगर निगम के सदन में सर्वसम्मति से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यमुना पार का नैनी क्षेत्र जाना जाएगा। इसके अलावा सिविल एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। इसके साथ ही शहर की कई सड़कों और चौराहों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे प्रयागराज नगर निगम का मानना है कि बहुत से नाम हैं जो अंग्रेजों की याद दिलाते हैं, उनके नामों को बदला जाएगा। पूरी कोशिश की गई है, जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को एक मार्गदर्शन दे गए हैं, एक दिशा प्रदान कर गए हैं और उससे आने वाले भविष्य को एक मैसेज मिल सकेगा। और एक बहुत सारे अंग्रेज़ों के नाम पर रखी हुई नाम पर थे चौराहे और रोडें, तो उनको हटाया गया है। बहुत सारे ऐसे शब्दों में थे कि जिन शब्दों का उच्चारण ही बहुत गलत दिशा को ले जाता था, तो उनको बदला गया है। और वीर अब्दुल हमीद के नाम से भी एक रखा गया है, एक कालिंदीपुरम का नाम। ऐसे सभी नामों को नगर निगम सदन की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसका सभी पार्षदों ने मेज पर हाथ थपथपाकर समर्थन भी किया। आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। साथ ही सभी मंत्रियों के 18 मंडलों के दौरे की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें अजय मिश्रा को एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही 9 विभागों में 24 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का फैसला भी लिया गया। कैबिनेट में 23 मई से विधानमंडल का सत्र चलाने का फैसला भी लिया गया। रिपोर्ट कैट के सौंप दी आपने? जो रिपोर्ट सौंपना तो मुख्यमंत्री जी के सामने पूरे मंत्रिपरिषद के सभी 18 जो समूह थे उन लोगों ने सौंपी है
अच्छे से बात हुई। प्रवास का बहुत व्यापक प्रभाव है और सीधे सरकार जनता के द्वार पहुंची है और जनता के द्वार पहुंच करके जो फीडबैक मिला उसके आधार पर जो वहां पर निर्देश देना था दिया गया, जो शासन स्तर पर निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के साथ ही प्रदेश के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 18 मंडलों का फीडबैक भी सौंपा, जिसमें सरकार आपके द्वार के तहत 18 मंत्रियों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई थी और जनता के बीच जाकर फीडबैक लेने को कहा गया था। अब मुंबई में उत्तर प्रदेश वालों को कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी वालों के लिए मुंबई में नया ठिकाना देने की तैयारी कर ली है। इस ऑफिस के जरिए उत्तर प्रदेश वालों की हर संभव मदद की जाएगी। अब यूपी वालों के लिए योगी सरकार मुंबई में तोहफा देने जा रही है। यूपी वालों के लिए मुंबई में योगी सरकार का दफ्तर होगा, जो मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों के लिए काम करेगा। योगी का दफ्तर मुंबई में यूपी वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय के लिए सुविधाएं देगा, तो कामगारों के लिए भी सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगा। तो अगर देश के लोग दुनिया में कहीं रहते, हमारे दूतावास हैं, तो प्रदेश के लोग अगर किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो उनके लिए भी कोई माध्यम मिलना चाहिए। ये ऑफिस के जरिए मुंबई में रहने वाले यूपी वालों के अपने प्रदेश में निवेश के आइडियाज भी दिए जाएंगे। आपदा के समय भी प्रदेश सरकार के दफ्तर के जरिए यूपी वालों को मदद दी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सही से चला पा रहे, हम मुंबई में मुंबई करो की क्या मदद कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। योगी सरकार का ये फैसला विपक्ष को पसंद तो आ रहा है, लेकिन काम पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय की जिम्मेवारी है कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक, चाहे वो कहीं हो, उनके हितों की रक्षा करना। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई, लेकिन 88वें मुकदमे ने उसे मायूसी में बदल दिया। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। कोर्ट ने फैसला भी उनके पक्ष में दिया, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने के मामले में हाई कोर्ट ने आजम को जमानत दे दी। जिलाधिकारी जो कस्टोडियन की जमीन है उसको चिन्हित कर ले, इतना ही ऑपरेटिव पोर्शन में दिया है। अब डिटेल जेल से बाहर आ जाएंगे आजम साहब। जेल में चूंकि एक मुकदमा और हो गया है, इसलिए इससे जेल से बाहर नहीं आए। आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने यानी 87वें केस में जमानत मिली है, लेकिन 88वें केस ने उनके जेल की सलाखें बंद कर दी, जो रामपुर पब्लिक स्कूल में फर्जी दस्तावेज का मामला है। आजम खान पिछले 26 महीने से जेल में बंद है। मुकदमा जो है स्कूल का है, उसमें प्राइमरी अलग है, नर्सरी अलग है और बड़े क्लासेस का अलग है, जैसे यहाँ सेंट जोसेफ है, उस सबका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो राज्य सरकार का कहना है कि एक ही जमीन पे 3 स्कूल चल रहे हैं और 3 रजिस्ट्रेशन कराया है, ये गलत है। आजम खान को जेल की सलाखों में भेजने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आजम खान को अगली केस में जमानत मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आजम खान के खिलाफ केस करने वाले आकाश सक्सेना ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान के खिलाफ लड़ाई गरीबों के लिए लड़ाई है। आजम खान ने कई गरीबों के घर बर्बाद किए हैं। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि आजम को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अभी एक मुकदमा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये भी कहा कि आजम खान ने गरीब मुसलमानों की जमीनों को हड़प कर अपनी सल्तनत खड़ी की है, इसलिए ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक लड़ाई। देखिए, मेरी ये सामाजिक लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई रामपुर के गरीबों की है, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है और एक ऐसे तबके की लड़ाई है जिसमें आजम ने उनकी जमीनों को नहीं, उनके घरों को बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती पर सभा को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने अयोध्या जैसी कार्रवाई ज्ञानवापी में करने की धमकी दी, जिसके बाद विपक्ष अब काफी हमलावर है। सर, विवादों में रहने वाले संगीत सोम एक बार फिर चर्चे में है। महाराणा प्रताप की जयंती पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब मंदिरों को वापस लेने का समय आ गया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है
आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। संगीत सोम के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने योगी सरकार से संगीत सोम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देश संविधान से चलता है और संगीत सोम जैसे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले नेताओं को संविधान तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी अपने नौजवानों, किसानों और जनता के साथ किए गए पाप को छुपाने के लिए संगीत सोम जैसे लोगों को आगे करके हिंदू मुसलमान नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और वकील, कमिश्नर और सर्वे को लेकर अगली डेट तय कर दी। दरअसल मस्जिद पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में पक्षपात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि मस्जिद की दीवारों को खरोचा जा रहा है। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया था। आज कोर्ट में कमिश्नर को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने बुधवार की तारीख दे दी। आज माननीय न्यायालय ने सुना, इस पे कोई भी निर्णय नहीं दिया है। कल इस पे स्पष्ट हो जाएगा। कहा है उन्होंने कल इस पे निर्णय देंगे अदालत में? निसंदेह कल अंतिम सुनवाई, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि ये बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है और ये अब समाप्त होना चाहिए। वहीं मंदिर में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति की गई है। इस मामले पर आज भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को फिर दलील सुनने की बात कही। कल सारे प्रकरण पर का डिस्पोजल कोर्ट माननीय न्यायालय करेगी और उसके बाद ही सब सुनिश्चित हो पाएगा कि साहब क्या होना है। कमिश्नर से खुद कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया, वकील कमिश्नर ने अपनी बात कही और बहुत सी ऐसी बात कही जो हम आरोप लगा रहे थे वो प्रूव हो गया। मथुरा में काशी की तर्ज पर सर्वे की मांग पर सुनवाई आज टल गई। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की तर्ज पर मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब मथुरा सिविल जज सीनियर की कोर्ट में ये सुनवाई 1 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की मांग है कि मथुरा में भी काशी की तर्ज पर वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे हो, ताकि ये पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसी को लेकर के हमारी माननीय न्यायालय से यही था कि भाई यहाँ पर कमिश्नर भेजा जाए। क्या रहा आज कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के चलते आज कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और माननीय न्यायालय के द्वारा अब इसमें अग्रिम तारीख 1 जुलाई निर्धारित की गई है। 1 जुलाई को इसमें कार्रवाई होगी। दावा किया जा रहा है कि मथुरा के शाही ईदगाह में हिंदू धर्म से जुड़ी कई प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि मुस्लिम पक्ष इन प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए जांच जरूरी है। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जैसे कि बनारस में किया गया ज्ञानवापी के मामले में। वो वहाँ जाए, पूरी वास्तु स्थिति देखे, वीडियोग्राफी कराए, वहाँ पर फोटोग्राफी कराए और जो एक्चुअल तथ्य हैं उन तथ्यों का सबका अवलोकन करें, रिकॉर्ड पे ले और माननीय न्यायालय के सामने दाखिल करें। दिल्ली में कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो वहीं एमसीडी ने दिल्ली में मुगलों के नाम पर बनी सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार के पास आज हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग की। जो कुतुब मीनार को जो बोलते हैं, ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली तो कहीं ना कहीं उस सनातन की जो वो थी वो सबको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा गया है। दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें दिल्ली की कई मशहूर रोड और लेन का नाम बदलने की मांग की गई। तो आज हमने एनडीएमसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है और उसमें मांग की है कि हमारे जो स्वाभिमान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह हैं, तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह रोड के नाम पर होना चाहिए। अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो बाबर लेन है उसका नाम खुदीराम बोस लेन होना चाहिए। हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड होना चाहिए। औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए। शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड होना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड का आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस हिरासत में भी धौंस दिखा रहा है। पेशी के दौरान जाते हुए आशीष मिश्रा ने मूंछों पर ताव देने से वो बाज नहीं आया।
खीरी में किसानों को धार से कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा की हेकड़ी पुलिस हिरासत में भी देखने को मिली। तिकोनिया हिंसा कांड का मुख्य आरोपी आशीष जब जिला कोर्ट पहुंचा तो वो अपनी मूंछों पर ताव देता दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी हिंसा कांड का आरोपी पुलिस हिरासत में शान से चल रहा है। दूसरी तस्वीरें भी देखिए, एक शख्स आशीष मिश्रा से मिलने जाता है। शख्स पूरा सम्मान के साथ मिलता है, लेकिन आशीष मिश्रा शख्स के कंधे पर हाथ फेर कर अपनी शान को दिखा रहा है। ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल आशीष मिश्रा की तरफ से डाली गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई के लिए वो कोर्ट में पेश हुआ था। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी में सोमवार देर रात हुई युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बदला लेने के लिए जयप्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का दावा है कि जयप्रकाश ने आरोपी वरुण की बहन का एमएमएस बनाया था और उसी आधार पर ब्लैकमेल करता था। इसी ब्लैकमेलिंग से तो तंग आकर वरुण ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और सोमवार देर रात उसे अंजाम भी दे दिया। जयप्रकाश की चाकू मारकर हत्या की गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की और अब मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी वरुण समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। घटना के वजह जानने के लिए जब साक्ष्य संकलन किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से बात की गई तो वरुण के द्वारा ये बताया गया कि मृतक जयप्रकाश मिश्रा ने उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे एवं इसका एक वीडियो भी बना लिया था, जिसको दिखाकर वो हमेशा अभियुक्त को ब्लैकमेल करता रहता था एवं इसके लिए उसको जलील भी किया करता था। इसी से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। कानपुर के डिग्री कॉलेज में छात्रा की मौत की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुट गई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रा चौथी मंजिल से गिरकर तड़प रही थी, लेकिन कॉलेज वालों ने उसे देखा तक नहीं। कॉलेज में चौथी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर छात्रा की मौत गुत्थी उलझती जा रही है। लड़की के भाई ने कॉलेज प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन 1.5 घंटे तक कॉलेज परिसर में तड़पती रही और उसे इलाज के लिए भेजने की बजाय कॉलेज प्रशासन के लोग खून के धब्बे साफ करते रहे। कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ना और साजिश रचने का आरोप है। मुझे यहाँ वहाँ ये पता चला कि 1.5 घंटे तक के पड़ी रही और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो उसके यहाँ पर सब ब्लीडिंग बह रही थी। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल। और मैंने घर में किसी से बताया कि कितनी ब्लीडिंग हो रही थी। परिजनों की शिकायत पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बिजनौर में जर्जर स्कूल में बड़ा हादसा टल गया, जहां पर स्कूल का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए। इस बड़ी लापरवाही पर प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। बिजनौर के एक निजी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया, जहां प्ले स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक टूटकर गिर गया, जिससे मलबे में दबकर 2 बच्चे घायल हो गए। मलबा गिरने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग लंबे वक्त से जर्जर थी, इसके बावजूद स्कूल का संचालन किया जा रहा था। घटना नजीबाबाद की है। छोटे बच्चों के क्लास चलती हैं और 5th तक चलती हैं, फर्स्ट तक चलती हैं और यहाँ बच्चों की ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करा जा रहा है। ये हम मांग करेंगे और अपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत भी करेंगे। इस घटना के बाद से अभिभावकों में गुस्सा है और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जांच होने तक स्कूल का संचालन भी बंद रहेगा। ये मामला प्रकाश में आ गया है कि ब्लॉक नजीबाबाद का ग्लोबल किड्स प्ले स्कूल है, जिसमें उसकी छत का एक पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है। चूँकि उस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लूटे मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। आरोपियों ने पुलिस टीम पर वहां पर फायरिंग की। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर।
लूटे मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिसरख ग्रेटर नोएडा की। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ गई दीवार जी? गाड़ी लगवा ली। गाड़ी ले आओ। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है बिसरख में। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपियों ने वहां पर पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर जवाबी फायरिंग करते हुए इन बदमाशों को पकड़ा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में यहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद लूटे मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के लोनी में 600 करोड़ रुपए की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। मंडोला गांव में जमीन पर अवैध तरीके से खेती की जा रही थी। प्रशासन की टीम ने खेतों में लगी फसल पर बुलडोजर चला दिया और जमीन कब्जा मुक्त कराई। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर के सहारे जमीन से कब्जा हटाया गया। बड़ी खबर, बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया गया है। चंपावत के उपचुनाव में स्टार प्रचारक होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा का नाम, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, अजय भट्ट का नाम है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। सीएम धामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में यहां पर 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत के चुनाव को लेकर के बनाए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान यहां पर हुआ है। चंपावत चुनाव में स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान किया गया है। चंपावत चुनाव में सीएम योगी भी स्टार प्रचारक होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।